थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो जो है वो किस तरफ जाने वाली है और किस टाइप की वीडियो है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है कि रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके आसपास ना टेररिज्म बहुत गंदे लेवल पे होता। उसके खुद के कंट्री के अंदर भी बहुत गंदे लेवल पे होता, लेकिन आज की डेट में नहीं है। इंडिया के बॉर्डर पे है पाकिस्तान और उसके आगे अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ ही ऐसा लगता है जहां पे टेररिज्म अच्छे खासे लेवल पे पनप रहा है, ठीक है। लेकिन रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पांच पांच कंट्रीज के साथ बॉर्डर लगता है। काइंड ऑफ उनके नेबर्स हैं, बॉर्डर सबके साथ लगे या ना लगे, जिसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये करके पांच ऐसे कंट्रीज हैं। और कभी आपने ये सोचा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में लगे हुए ये कंट्रीज में टेररिज्म क्यों नहीं है, या फिर वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज की जो खबर है वो कभी क्यों नहीं आती? इनफैक्ट इनमें से कुछ कंट्रीज तो ऐसे हैं जो सेकुलर है। तो जो इस्लामिक रेडिकल ग्रुप्स हैं वो वहां तक कैसे नहीं पहुंच पाए या कैसे नहीं पनप पाए? उसका अगर एक रीजन है ना, तो सिर्फ वो एक ही रीजन है, और वो है व्लादिमीर पुतिन। अब कहानी शुरू करता हूँ, धीरे धीरे समझ जाना। सारा कुछ जो बता रहा हूँ एनालिसिस पर्पस के लिए है, किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं, किसी के खिलाफ कोई पर्पस नहीं है, किसी को थोड़ा बहुत भी डिसरेस्पेक्ट शो करने का। शुरू करता हूँ, ठीक है। 1991 में रशिया नहीं हुआ करता था, सोवियत यूनियन हुआ करता था। सोवियत यूनियन कोई कंट्री नहीं था, सोवियत यूनियन था यूनियन ऑफ कंट्रीज, जिसमें 15-16 कंट्रीज आते थे। और रशिया जो है उसका मेन पार्ट था जो 75% एरिया होल्ड करता था। लेकिन 1991 में ये सोवियत यूनियन टूट गया। इसकी अच्छी खासी यूएसए से लगती थी, ये भी आपको पता होगा। ये टूट गया। अब टूटा क्यों, इसको कभी किसी और वीडियो में हम कलेक्ट करेंगे। तो जिस टाइम पे ये टूटा ना, तो उस टाइम पे व्लादिमीर पुतिन था केजीबी का एक ऑफिसर। केजीबी ये आप ऐसे मान सकते हो कि सोवियत यूनियन की डिफेंस मिनिस्ट्री। इनफैक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री भी नहीं है, सिर्फ डिफेंस प्लस होम मिनिस्ट्री ऐसे मान सकते हो, क्योंकि केजीबी ही सब कुछ करती थी वहां पे। मतलब कि सिक्योरिटी से लेके और जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी सब कुछ उसके अंदर आती थी। जैसे एनआईए या फिर रॉ होती है ना हमारी एजेंसीज, वो डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती, वो या तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है या फिर डायरेक्टली पीएमओ को रिपोर्ट करती है। तो ये सारा जो काम है ये सारा केजीबी करा करती थी उस टाइम पे। केजीबी का ऑफिसर था पुतिन उस टाइम पे। और जिस टाइम सोवियत यूनियन टूटा तो पुतिन को ये लगा कि भाई उसका जो है मन सा टूट गया, क्योंकि वो तो केजीबी में ही काम कर रहा था बहुत लंबे टाइम से और उसकी उम्र भी अच्छी खासी हो गई थी। पुतिन ने वहां से केजीबी छोड़ दी। उसको लगा कि अब कोई फायदा नहीं है इन सारी चीजों को करने से, हम यहाँ मेहनत करते रहते हैं और पीछे कुछ भी हो जाता है, ऊपर के साइड कुछ भी हो जाता है। पुतिन वहां से मूव करा सीधे सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया की ही एक जगह है, वहां का एक मेयर हुआ करता था। तो पुतिन ने उसके नीचे वहां पे वो डेप्यूटी मेयर बन गया। और कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि अगर केजीबी से कोई ऑफिसर आ रहा है तो उसको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होती है। और वैसे भी ऐसे टाइम पे जब सोवियत यूनियन टूट गया और सारे कंट्रीज जितने उसके पार्ट थे वो धीरे धीरे अपने अपने साइड जाने लग गए, तो केजीबी ऑफिसर का आपका डेप्यूटी मेयर होना फायदे का सौदा है। तो वो डेप्यूटी मेयर बन गया वहां पे पुतिन। और तकरीबन 4-5-6 साल तक पुतिन वहीं पे रहा और वहीं उसने सीखा चीजें। पहली चीज तो पॉलिटिकल कैसे चलता है, पॉलिटिक्स कैसे चलती है, वो सीखा। फिर दूसरी चीज उसने कनेक्शन बनाने शुरू करे ओलिगार्क्स के साथ। ओलिगार्क्स क्या होता है कि बिजनेस टाइकून्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मान सकते हो आप। इंडिया में टाटा है तो टाटा के हर जगह पे ही सारी चीजें चल रही है। टाटा का पानी आता है, टाटा की बिजली आती है, टाटा के बहुत कुछ आता है टाटा का। यार इंडिया में तो टाटा का बहुत कुछ आता है। तो ऐसे ही ओलिगार्क्स थे। कंपेयर मैं सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि बिजनेस के हिसाब से कैसे कंपैरिजन। वैसे टाटा अच्छी चीज है इंडिया के लिए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो ओलिगार्क्स हुआ करते थे उस टाइम पे। तो जब सोवियत यूनियन टूटा ना, तो सारे कंट्रीज में अलग अलग टाइप की चीजें होने लग गई। वो सब कुछ उनके ऊपर से जो एक हाथ था वो हट गया। पहली चीज तो रशिया के अंदर केओस हो गया। एक जोक भी वहां पे बनाया जाता था कि रशिया जो है वो अब सिर्फ 7 बैंकर्स चलाते हैं। 7 बैंकर्स। 7 बैंकर्स का मतलब होता है कि 7 इंडस्ट्रियलिस्ट, 7 ओलिगार्क्स। सिंपल सी बात है यार, जिनके पास मीडिया का कंट्रोल था, मीडिया का, बिजनेस का, या मेटल का था, आयरन वगैरह, या फिर ऑयल का था, जिनके पास इनका कंट्रोल था, वो सबसे पैसे वाले लोग थे। तो उन्होंने उस देश को चलाना शुरू कर दिया और वो जैसे मन चाहे वैसे चलाते थे। जो पॉलिटिशियंस रखे थे वो भी काइंड ऑफ उनके पपेटी थे। तो पुतिन ने उनसे कनेक्शंस बनाने स्टार्ट करे धीरे धीरे। अब आप एक चीज ध्यान रखना, पैरेलली ना ये जितने भी कंट्रीज थे, जैसे जितने भी ये कंट्रीज थे ना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो थे, इनके अंदर से भी सोवियत यूनियन का हाथ हट गया था। लेकिन सोवियत यूनियन ने यहाँ पे लीडर्स बिठा रखे थे। कुछ कंट्रीज में तो ऐसा हुआ कि लीडर्स ने अपना कंट्रोल बना के रखा क्योंकि उनके पास आर्मी थी, ठीक है, वरना वहां पे सिविल वॉर हो जाता। कुछ कंट्रीज, इन 5 कंट्रीज में से ऐसे थे जिनमें सिविल वॉर ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया या स्टार्ट होने के चांसेस हो गए। कहने का मतलब पांचों के पांचों कंट्रीज अनस्टेबल थे ऑलमोस्ट। रशिया के अंदर भी प्रॉब्लम थी। रशिया का जो बॉर्डर है, जो इधर एशिया की साइड मिलता है, एक तो रशिया इतना बड़े साइज का है कि उधर आर्कटिक से मिलता है जहाँ पे बर्फ ही बर्फ है, और इधर एशिया में आ जाता है जहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है। तो जो एशिया की साइड रशिया का पार्ट है ना, उसमें भी 5 या 6 मुस्लिम मेजोरिटी टेरिटरीज थी। अब ऐसा मत समझना कि मैं मुस्लिम मेजोरिटी टेरिटरीज बोल रहा हूँ तो कोई बहुत रेड सिग्नल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आगे समझ जाओगे आप। ऐसी टेरिटरीज में ना
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का घुसना बहुत आसान हो जाता है, और वो हुआ है पास्ट में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो रशिया के अंदर भी ऐसी टेरिटरीज थी, जैसे स्टेट्स है ना अपने इस तरीके से, जो मुस्लिम मेजोरिटी थी, जिसमें से एक था चेचनिया और डगिस्तान, और भी टेरिटरीज थी। डगिस्तान खबीब, जहाँ खबीब MMA फाइटर जहाँ से आता है ना, वो डगिस्तान ही है। ये सब कुछ पैरेलल हो रहा था। उधर पुतिन जो है वो मेयर बना हुआ था, सॉरी डेप्यूटी मेयर, और इधर जो है ये सारा सीन चल रहा था। तो चेचनिया एक ऐसा रीजन था जहां पे जो सोवियत यूनियन ने लीडर बैठा रखा था ना, उसके मन में ही आया लीडर के, ये भाई सोवियत यूनियन तो चला गया, अब मैं रशिया के साथ क्यों रहूं, हम वैसे भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, हम रशिया की जो रिलीजन है उससे मैच नहीं खाते, वैसे भी सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था, तो कम्युनिस्ट एक कंट्री एक ऐसा होता है कि एथिज्म में बिलीव करता है, मतलब उसका कोई रिलीजन नहीं होता काइंड ऑफ। तो चेचनिया में जो लीडर बैठा हुआ था सोवियत यूनियन के सपोर्ट से, उसके ऊपर से ऐसे ही हाथ हटा, तो उसने हाथ मिलाया सीधे अलकायदा से, या फिर अलकायदा के इंपॉर्टेंट लोगों से, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी। और अलकायदा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप लीडर था इब्न अल खताब। ये बंदा ओसामा बिन लादेन का बहुत क्लोज था। ये पहुंच गया सीधे चेचनिया। ठीक है, अब मैं चलो पुतिन की थोड़ी स्टोरी बता दूं। पुतिन जो है वो उधर से दूसरी साइड से मेयर, जब वो डेप्यूटी मेयर था, वहां से वो पहुंच गया मॉस्को। को लगा कि अब मॉस्को पहुंचना जरूरी है, अब रशिया की जो टॉप लीडरशिप है वहां जाना है। ओलिगार्क से उसने कनेक्शन बना लिए थे, बिजनेसमैन से, बिजनेस टाइकून से, और धीरे धीरे वो जो है बोरिस येल्सिन, उस टाइम जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, वो काफी करप्ट थे और सिस्टम बहुत खराब चल रहा था उस टाइम पर रशिया का, उसके इंटरनल सर्कल में पहुंच गए, इनर सर्कल में पहुंच गए, जहां पे सिर्फ फैमिली होती थी, काइंड ऑफ फैमिली, या तो बिजनेस टाइकून्स वहां पे बैठते थे, या फिर उनकी डायरेक्ट फैमिली जो होती थी बोरिस येल्सिन की, वो रहती थी सर। वहां पहुंच गया वो, KGB का ऑफिसर है, बढ़िया है, और काफी फायदा कर रहा था बिजनेसमैन को और ओलिगार्क्स को। तो वहां वो पहुंच गया अपनी जो है सिफारिश वगैरह, जैसे भी उसने सिस्टम बैठाया वैसे, और वो अपने सजेशन देता रहता था। ऐसे सजेशंस पुतिन देता था जिससे ओलिगार्क्स का भी फायदा हो, और रशिया जो कंट्री है ना वो थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, क्योंकि रशिया की हालत खराब थी। एट द सेम टाइम चेचनिया में जो इब्न अल खताब है, उसने, और उसका जो लीडर था चेचनिया का, उसने सीधे सीधे रशियन फोर्सेस पे अटैक कर दिया, गंदा वाला अटैक जब हुआ। तो रशियन फोर्सेस, रशिया की तो वैसे भी सिस्टम खराब चल रहा था, तो रशियन फोर्सेस ने कोशिश करी रोकने की, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। इनफैक्ट रशिया जो है वहां पे काइंड ऑफ डिफीट हो गया, हार गया, और चेचनिया पे जो उनका कंट्रोल था वो लूज हो गया। चेचनिया वैसे रशिया की टेरिटरी थी, चेचनिया चला गया सीधे सीधे उनके कंट्रोल में, जो इब्न अल खताब है और वहां का जो सोवियत का बैठाया हुआ पहला लीडर था, उनके कंट्रोल में चेचनिया रीजन पहुंच गया। एट द सेम टाइम ओलिगार्क्स ने बोरिस येल्सिन को ये सजेस्ट करा कि भाई इस बंदे को जो है ना अब तुम प्राइम मिनिस्टर बनाओ, इसको पावर दो, ये बंदा बहुत ही ज्यादा जो है पावर, मतलब अच्छा खासा कैपेबल है, और इसकी स्किल्स बहुत तगड़ी है, ये कंट्रोल कर सकता है सारी सिचुएशन। बोरिस येल्सिन ने ये अनाउंस करा कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और आने वाला प्रेसिडेंट यही बनेगा, मतलब मेरी पोजीशन यही लेगा। जैसे ही ये चीज हुई ना, पुतिन ने ये पीछे जो भी सिस्टम बिठा के करा, उसके बाद पावर जो है वो ये मान लो आपके पुतिन के हाथ में आ गई। हालांकि उस टाइम रशिया में प्रेसिडेंट के पास पावर होती थी, प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी ज्यादा कोई खास पावर नहीं होती थी, लेकिन पुतिन ने उस टाइम पे होल्ड ले लिया। एट द सेम टाइम चेचनिया का मोटिवेशन बढ़ गया था। चेचनिया की जो फोर्सेस थी, ये अलकायदा से मिले हुए लोग, और ये जो अपनी हायरिंग करते थे ना, ये, अब रशिया की फोर्सेस को आप डिफीट कर रहे हो तो आपकी तगड़ी हायरिंग होनी चाहिए। आप ऐसे इतने बड़े कंट्री को डिफीट कैसे कर दोगे, उसकी आर्मी को। तो इनकी जो हायरिंग होती थी वो अरब से लेके अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान, हर जगह से होती थी। जिहादी जो मूवमेंट ये लोग चलाते थे और उसे फोर्स करते थे, पुश करते थे। आप समझ सकते हो इसकी इंटेंसिटी कितनी है, टेररिज्म किस लेवल का आज होता अगर व्लादिमीर पुतिन नहीं होता। भाई आपने रशिया की टेरिटरी को कब्जा कर लिया, कितनी बड़ी बात है। कब्जा नहीं करा, आगे सुनो आप। चेचनिया से ये लोग आगे निकले और इन्होंने डगिस्तान पे अटैक कर दिया। डगिस्तान भी रशिया की दूसरी टेरिटरी थी जो मुस्लिम मेजोरिटी थी। ऐसे करके इनका पर्पस ये था कि 6 की 6 टेरिटरीज हम कंट्रोल में ले लेंगे जो मुस्लिम मेजोरिटी है रशिया के अंदर। जिस टाइम डगिस्तान पे अटैक किया, रशिया जो व्लादिमीर पुतिन है उसके पास पावर आ गई, उसने रशियन फोर्सेस को खुली छूट दी। और खुद, मतलब पहली चीज तो ये है कि रशिया का उस टाइम पे जितने भी पॉलिटिशियंस थे ना, वो ग्राउंड पे नहीं उतरते थे, उनको वैसे ही डर लगता था सोवियत यूनियन टूटने के बाद। व्लादिमीर पुतिन ग्राउंड पे उतरा, लगातार ट्रेवलिंग करी, जितने भी कमांड सेंटर थे वहां पहुंचा, मोटिवेशन बढ़ाया सोल्जर्स का। और डगिस्तान में रशियन फोर्सेस ने बेहतरीन युद्ध करा, चेचनिया के रेडिकल ग्रुप्स को पीछे पुश कर दिया, चेचनिया में वापस जाओ। डगिस्तान वापस रशिया का कंट्रोल मैनेज कर लिया रशिया ने। जब ये सब कुछ हो गया और चेचनिया के रेडिकल ग्रुप्स जो है वो डगिस्तान पे कंट्रोल नहीं ले पाए, उसके बाद हुए बॉम्ब ब्लास्ट, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट। कुछ तो वहीं हुए, चेचनिया और डगिस्तान का जो एरिया था, जो बॉर्डर एरिया था, उस पे हुए। कुछ अटैक्स हुए रशिया के अंदर मेन सिटीज में, जैसे मॉस्को में, और सिविलियन एरिया में, जैसे अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स होती है, तो अपार्टमेंट की बिल्डिंग में अटैक हुए। समझ रहे हो ना आप, सिविलियंस पे अटैक होना कितनी बड़ी बात होती है। रशिया के लोगों का भरोसा इतना टूट गया कि मतलब वो बिखर गए थे कि भाई हम यहाँ करें क्या। पहले ही करप्ट चल रहा है सब कुछ, और जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसके बाद में ये अटैक, टेररिस्ट अटैक्स।
उस टाइम पुतिन पब्लिकली सामने आया और उसने पब्लिकली मीडिया में साफ साफ बोला कि अब जो है ये जितने भी टेररिस्ट हैं इनको हम भगा भगा के मारेंगे। ये बाथरूम में मिलेंगे तो बाथरूम में मारेंगे, टॉयलेट में मिलेंगे टॉयलेट में मारेंगे, भगा भगा के मारेंगे, रोड पे भगा भगा के मारेंगे, पर मारेंगे, खत्म करेंगे इन सबको। उसी टाइम ऐसा माना जाता है कि पुतिन ने एक कॉन्फ्रेंस में, या कॉन्फ्रेंस होगी या फिर सोल्जर्स के साथ मीट होगी, उसमें बोला था कि टेररिस्ट जो है ना उनको माफ करना या ना करना वो भगवान के हाथ में है, लेकिन उनको भगवान तक पहुंचाना ये मेरा काम है। और पुतिन की ये सारी बताने के बाद में पुतिन ने क्या किया आप उसका इमेजिन भी नहीं कर सकते। इमेजिन तो कर सकते हो पर बहुत ही चीज़ें क्रिटिकल हो गई थी। पुतिन ने, एक तो आपको ये पता होगा कि सोवियत यूनियन ना वीक नहीं था, रशिया वीक नहीं था, रशिया के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतने हो गए थे कि वो वीक हो गया था। वो यूएसए से सीधे सीधे लड़ता था यार, उसके पास यूएसए से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे। पुतिन ने अपने बॉम्बिंग प्लेन्स, अपने जितने भी उनके पास मिसाइल सिस्टम था, सब कुछ यूज़ करा काफ़ी हद तक, और जो चेचनिया था उसको फ्लैट कर दिया। ग्रोजनी कैपिटल है चेचनिया की, उस टाइम की डेट पे उसे मोस्ट डेस्ट्रॉयड प्लेस और मोस्ट डेस्ट्रॉयड सिटी ऑन द अर्थ बोला जाता था। इतना डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ था, इतने अटैक और बॉम्ब्स और मिसाइल्स का अटैक वहाँ पे हुआ कि क्या तो अलकायदा के लोग थे, क्या तो वहाँ का लोकल लीडर था। एक तो होता है कि बच गए नहीं बचे, जब वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स ही फ्लैट हो गई, टूट फूट सब कुछ जो है वो मलबा बन गया बस। उसके बाद फिर रशियन फोर्सेस अंदर घुस गई और चेचनिया का कंट्रोल हमेशा के लिए रशिया ने अपने अंडर ले लिया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन समझदार आदमी था बहुत ज़्यादा, उसने चेचनिया के लोगों को फोर्स नहीं करा कि भाई तुम रशिया के ही रूल फॉलो करोगे। वहाँ का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ का ही एक लीडर उठाया उसने और वो बना दिया प्रेसिडेंट, और वहाँ पे उसको चेचनिया का लीडर बना दिया जो प्रो रशिया था। आज तक भी वही सिनेरियो चल रहा है। चेचनिया पे जो कंट्रोल है वो टोटल रशिया का है, लेकिन रशिया जो है वो उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा पड़ता नहीं है, सिर्फ बाहर का जो फॉरेन रिलेशंस है उसमें पड़ता है। ये करने के बाद में पुतिन ने फिर उसके बाद में स्टेबल करने शुरू करे साइड के 5 कंट्रीज। 5 कंट्रीज कैसे स्टेबल करे? जहां जहां पे सुकून था लेकिन चांसेस थे कि भाई लफड़ा हो सकता है कभी भी, क्योंकि जिस तरीके से अलकायदा के लोग वहां पहुंचे थे, आपको क्या लगता है उनका फाइनल पर्पस क्या था? फाइनल पर्पस तो यही था ना कि 6 के 6 जो टेरिटरीज है रशिया के अंदर उनको कंट्रोल में लेंगे, और उसके बाद में ये इमेजिन करना ही गलत होगा कि वो लोग उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान इनके अंदर ना घुसते, या इनके अंदर अनस्टेबिलिटी कोज ना करते, या वहाँ पे शारिया लॉ और बाकी की चीज़ों को एक्टिवेट करने की कोशिश ना करते हो। जो सेकुलर कंट्रीज है ना यहाँ सारे, वो नहीं रहते। चेचनिया के जो ग्रुप्स है वो 100% इनमें अनस्टेबिलिटी क्रिएट करते ही करते। जहाँ पे स्टेबिलिटी थी वहाँ वहाँ उन कंट्रीज के साथ पुतिन ने CSTO साइन कर लिया। CSTO जैसे नेटो है यूरोप का। CSTO का मतलब ये है कि भाई अगर यहाँ के लीडर पे किसी ने अटैक करा तो वो रशिया पे अटैक माना जाएगा, और रशिया फिर क्या करेगा, क्या हाल करेगा, उसका एग्जाम्पल उन्होंने चेचनिया में सेटल कर दिया था, वो रोक दिया। बाकी जगह पे वहाँ पे उन्होंने अपने रशिया के एयर बेस बना दिए, मिलिट्री बेस बना दिए, और वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। कहने का मतलब ये 5 कंट्रीज में फिर दोबारा कभी कोई प्रॉपर रेडिकल ग्रुप्स पनप ही नहीं पाए। जो भी थे वो रशिया के प्रो लीडर्स वहाँ पे बिठा दिए गए, और वहाँ हमेशा के लिए स्टेबिलिटी कर दी। आज की डेट के हिसाब से वहाँ पे स्टेबिलिटी कर दी। ये तो हो गया रशिया के बॉर्डर्स का काम और टेररिज्म का काम। अंदर रशिया को शॉर्ट आउट करना भी बाकी था। तो पुतिन ने क्या किया, ओलिगार्क्स की मीटिंग बुलाई, ओलिगार्क्स की ये, और यही ओलिगार्क्स जिन्होंने पुतिन को ऊपर चढ़ाया था सपोर्ट देके, मीटिंग में उसने सीधे डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम्हारे पास पैसा है, एंजॉय करो, मजे करो, खूब लग्जरी लाइफ एंजॉय करो, लेकिन अगर पॉलिटिक्स में दिखाई दिए या मीडिया में दिखाई दिए तो वो हश्र करूंगा जो तुम सोच नहीं सकते। मतलब सीधे सीधे वार्निंग दे दी कि ऐसा बर्बाद करूंगा कि सोच नहीं पाओगे। उन्हीं ओलिगार्क्स को जिन्होंने पुतिन को ऊपर उठाया था। पुतिन जो था वो किसी का सगा नहीं था, पुतिन सिर्फ रशिया का सगा था, या अपने जो आइडियोलॉजी थी उसका सगा था। बाकी तो सारी मेथोडोलॉजीज थी जो वो इस्तेमाल करता था। जिन ओलिगार्क्स को बुरा लग गया और उन्होंने अपोज करने की कोशिश करी, या तो कभी दोबारा जिंदगी में दिखाई नहीं दिए या भाग गए देश छोड़ के। जिन ओलिगार्क्स ने सपोर्ट करा पुतिन को और उसके फेवर में हो गया, वो आज बहुत ही अल्ट्रा रिच है। चेल्सी जो फुटबॉल क्लब है उसका जो ओनर है वो उसी टाइम का ओलिगार्क था जब पुतिन को सपोर्ट किया जब उसने। अब इसमें कंक्लूसिवली एक पॉइंट है जो अजीब है, जिसके ऊपर डिबेट करी जा सकती है, और उस पर मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। हुआ क्या कि जिस टाइम पे चेचनिया पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का एक रीजन मिल गया था पुतिन को, उस टाइम ब्लास्ट हुए थे बहुत सारे, जिसमें सिविलियंस पे ब्लास्ट हुए थे और मॉस्को वगैरह के अपार्टमेंट्स में। तो उस टाइम 4 ब्लास्ट होने के बाद में जब 5वां ब्लास्ट जो बॉम्ब था वो लोगों को मिल गया, वो पार्किंग में था, नीचे अपार्टमेंट के पार्किंग में, बेसमेंट में। वहां पे जब लोगों ने बॉम्ब देखा तो उन्होंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने उस बॉम्ब को डिफ्यूज कराया जैसे भी। वहां पे फिर वहां जो रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी थी वो पहुंच गई और उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये बॉम्ब नहीं है, ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम ट्रेनिंग कर रहे थे। इसने बहुत सवाल उठा दिए।
कि ट्रेनिंग कर रहे हो तो ऐसे बॉम्ब छोड़ के कैसे चले जाओगे। बहुत सारे सवाल उठ गए कि क्या सच में बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो चेचनिया के टेरर ग्रुप्स ने करे थे, या क्या पता उसमें पुतिन या किसी और का भी हाथ हो। हालांकि दागिस्तान और बॉर्डर के एरिया में जो ब्लास्ट हुए उन पे तो बहुत ही कम चांसेस है कि उसमें किसी का हाथ हो सकता है, उसमें तो टेरर ग्रुप ही शामिल थे। लेकिन जो मेन सिटीज़ में अटैक हुए थे, क्या किसने किए? क्या वो सच में टेरर ग्रुप्स ने किए थे? और टेरर ग्रुप्स ने नहीं किए थे तो फिर किसने किए? ये सवाल जो है वो आज तक सवाल ही है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये कहानी है जिसमें पुतिन ने कैसे टेररिज्म को टोटली ख़त्म कर दिया रशिया से। टोटली तो कभी नहीं हुआ, खैर टोटली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपको दिखता है रशिया में और उसके आसपास के कंट्रीज़ में, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ भी आज वहाँ पे सेकुलर है और अच्छा खासा उनका टूरिज्म वगैरह है। इनका आप देखोगे तो तजाकिस्तान वगैरह का। और रशिया में भी टेरर अटैक्स थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन उस स्केल पे नहीं होते जिस स्केल पे चांसेस थे। बाकी जो बॉम्ब वाली कहानी है उसके लिए आप कमेंट में आप अपने ओपिनियन रख सकते हो, मैं कोई ओपिनियन नहीं दे सकता।